नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का पहला और अजीब मामला। आईएएस अफसर को बिहार से बुला रही है राजस्थान सरकार। घूसखोर नहीं है तो मलाईदार पोस्टिंग नहीं। 7 राज्यों के वर्तमान और भावी अफसर बोले, इसलिए रिश्वत लेने की सोचते हैं कलेक्टर और एसपी। करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए कर दी पत्नी की हत्या। पति ने कहा था कोरोना से हुई है मौत। 2 साल बाद हुआ मर्डर का खुलासा। जयपुर एयरपोर्ट पर 48 लाख का सोना पकड़ा। तार बनाकर ट्रॉली बैग में छुपाया 872 ग्राम सोना। शारजाह से लाया था। ड्राइवर कंडक्टर को पीट कर रुपये छीने। भोपाल में 50 यात्रियों से भरी सिटी बस में गुंडागर्दी। सोनीपत में जीटी रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। घने कोहरे में रॉन्ग साइड में आए ट्राले से टकराया ट्रक, वाहन फंसे। हरियाणा में प्रेमिका के पति की हत्या। सरपंच के भाई ने शव को घर में दफना, ऊपर बनाया पक्का फर्श, शराब पिलाकर मार डाला था। और कैफे संचालक को बेरहमी से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। सिगरेट पीने से मना किया तो हॉस्टल के छात्रों ने पीटा। एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान की महिला आईएएस अफसर की मनमानी का रोचक मामला सामने आया है। यह प्रदेश की सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। असल में 2005 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर पूनम 6 साल पहले बिहार में डेप्यूटेशन पर गई थी। सरकार उनको लौटाने के लिए बार बार पत्र लिख रही है, लेकिन पूनम न जवाब दे रही है और न वापस लौट रही है। पूनम को 2016 में 3 साल के लिए डेप्यूटेशन मिला था। इस हिसाब से वह अक्टूबर 2016 से सितंबर 2019 तक बिहार में रह सकती थी। उसके बाद उन्होंने कोरोना का हवाला देकर 1 वर्ष के लिए अपना डेप्यूटेशन बढ़वा लिया। केंद्र, राजस्थान और बिहार की सरकारों ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें इसकी इजाजत भी दे दी थी। इस पर भी उनका कार्यकाल यानी कि डेप्यूटेशन अक्टूबर 2020 में पूरा हो गया। अब उन्होंने फिर से कोरोना का हवाला देकर 1 वर्ष का डेप्यूटेशन और मांगा है, लेकिन नहीं मिला। तब उन्होंने कैंट में शरण ली है। उन्हें फिर 1 वर्ष का डेप्यूटेशन मिल गया, लेकिन यह डेप्यूटेशन भी अक्टूबर 2021 में खत्म हो गया। अब उसके ऊपर भी 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है। पूनम अब तक बिहार में ही उन्होंने अपने परिवार भी बिहार की ही शिफ्ट कर लिया है। आईएएस पूनम राजस्थान में बीकानेर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बूंदी जिलों में कलेक्टर भी रही है। राजस्थान के कार्मिक विभाग ने पूनम को पत्र लिखकर उनके अब तक कैडर में वापस न लौटने का कारण पूछा है। इसका कोई संतोषकारक जवाब नहीं मिला है। अब विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है और केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और बिहार राज्य सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने वाला है। विभाग के मंत्री होने के नाते इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भेज दी गई है। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने इस संबंध में आगे कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इसे इस तरह का पहला मामला बताया जा रहा है, जब किसी और राज्य में डेप्यूटेशन पर गया कोई आईएएस अफसर 5 साल बीत जाने के बावजूद नहीं लौट रहा है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा वक्त बतौर आईएएस सेवा देने वाले पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएन भंडारी ने मीडिया को बताया कि इस तरह के मामले में नियोक्ता भारत सरकार है।
उन्होंने कहा, राज्य के कार्मिक विभाग को तुरंत ऐसे अफसर के खिलाफ चार्जशीट देने की सिफारिश के साथ केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी को तुरंत लिखना चाहिए। आईएएस की सेवा कोई राजनीतिक पद या कोई निजी धंधा है कि कोई कहीं पर भी अपने हिसाब से नौकरी कर ले। कार्मिक विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार के स्पष्ट नियम है कि कोई भी आईएएस या आईपीएस अफसर अपने सर्विस कैडर के होम स्टेट जा सकता है। ऐसा पूरी सर्विस के दौरान कुल मिलाकर अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है। इससे ज्यादा का कोई मामला पूरे देश में सामने नहीं आया है। राजस्थान कैडर से हाल के वर्षों में फरवरी 2019 से फरवरी 2022 तक डॉक्टर रवि सुरपुर अपने होम स्टेट कर्नाटक में रहकर वापस आए हैं। उसने पहले वर्ष 2009 में तमिलनाडु कैडर से हर सहाय मीना अपने होम स्टेट राजस्थान में 3 वर्ष रहकर वापस गए हैं। वर्ष 2015 आईएएस परीक्षा के टॉपर रहे अतहर आमिर खान भी फरवरी 2021 में अपने होम स्टेट कश्मीर गए हुए हैं। ऐसे नियम के तहत पूनम भी बिहार गई थी, लेकिन अब तक नहीं लौटी है। आमतौर पर सरकारी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कर्मचारी नौकरी में रहते हुए प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी या डेप्यूटेशन पर नहीं जा सकते। आईएएस अफसरों को कानूनन यह छूट मिली हुई है। अब यह कानून दूसरे कार्मिकों के लिए क्यों लागू नहीं है, इस विषय में कार्मिक विभाग खामोश है। राजस्थान कैडर के एक अन्य आईएएस अफसर है अमरीश कुमार। वह जुलाई 2020 से ईशा आउटचरेज कोयमटूर यानी कि तमिलनाडु में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। एक तरफ राजस्थान कैडर में आईएएस के 100 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट क्षेत्र में जाने की इजाजत किसी आईएएस को मिलना ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में वर्ष 2010-12 के बीच एक और चर्चित मामला हुआ था। तब कर्नाटक के मूल निवासी बी शरण नाम के एक आईएएस अफसर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अमेरिका गए थे। वह उसके बाद से आज तक वापस राजस्थान नहीं लौटे। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के स्तर पर कई बार नोटिस देने और पत्र व्यवहार करने के बावजूद वह वापस नहीं लौटे। आखिरकार भारत सरकार ने उन्हें सेवा से हटा दिया था। बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान हाथापाई तक पहुंच गई है। ईमानदार अफसरों को सरकार कलेक्टर, एसपी जैसे अहम यानी मलाईदार पदों पर तैनात नहीं करती है। इन्हें तो ऐसे पदों पर लगाया जाता है जिन्हें ब्यूरोक्रेसी में पनिशमेंट वाली पोस्ट कहा जाता है। इससे ईमानदार नौकरशाह के मन में हीन भावना बढ़ जाती है। कई ईमानदार अफसर सोचते हैं कि वह रिश्वत नहीं लेंगे तो उन्हें पनिशमेंट पोस्ट पर लगाया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारी कलेक्टर, एसपी जैसे पदों पर तैनात हो जाएंगे, इसलिए ईमानदार अफसर घूस लेने की सोचते हैं। वहीं समाज ईमानदार अफसरों को रोल मॉडल के रूप में देखना तो चाहता है, लेकिन अमूमन मामलों में उनकी हौसला अफजाई नहीं करता है। यह खुलासा हुआ है मीडिया की पहल पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर की ओर से देश के वर्तमान और भावी नौकरशाह की ईमानदारी, भ्रष्टाचार से संबंधित सोच पर किए गए एक शोध में। देश में पहली बार यह अनूठा शोध राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में किया गया। यह भी पता चला कि 7 राज्यों में अफसरों की रिश्वत, भ्रष्टाचारी के मामले में एक जैसी सोच है। शोध में रिश्वत के पैसे को कम, मध्यम और उच्च स्तर पर रखा गया। पकड़े जाने की आशंका, सजा का स्तर और रिश्वत से जनता के नुकसान को कम, मध्यम और उच्च स्तर पर बांटा गया है। रिश्वत के पैसे ज्यादा हो लेकिन इससे जनता का नुकसान अधिक हो रहा हो तो अधिकारी रिश्वत लेने से इसलिए कतराएंगे क्योंकि ऐसे मामले में जल्दी पोल खुल जाती है। ऐसे में नौकरी खतरे में पड़ जाती है और बदनामी होती है। रिश्वत लेते पकड़े जाने की आशंका ज्यादा हो पर सजा कम हो और मामला जनता के नुकसान से जुड़ा नहीं हो तो अफसर आसानी से रिश्वत ले लेंगे। कुछ समय में रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आए हैं पर सजा का स्तर कम है, इसलिए भ्रष्टाचार से डर नहीं लगता है। सरकार कुछ ईमानदार अधिकारियों की हौसला अफजाई भी करती है, लेकिन तब तक ही करती है जब तक कि उनका रुख संबंधित सरकार के प्रति नरम हो। आईआईएम उदयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा और प्रोफेसर डॉक्टर रेगिना बिरन के साथ करीब 86 लोगों पर शोध किया। इनमें यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले बिहार के 36 अभ्यर्थियों के अलावा बाकी 6 राज्यों के 50 लोग हैं। इनमें राजस्थान के 10 अधिकारी और यूपीएससी प्री पास करने वाले 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। इनसे
प्रायोगिक खेल और सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार की सोच पर रिसर्च किया गया। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के समाधान भी पूछे तो सामने आया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून तो है, लेकिन उन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि सिस्टम लचर है। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी हर साल घूसखोरी से संबंधित 500 मुकदमे दर्ज कर रही है। 2020 में 261 मुकदमे अधिकारियों को घूस लेते पकड़ने के दर्ज किए थे। 2021 में 393 ट्रैप किए। 2022 में नवंबर तक ही 458 ट्रैप के मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। बीकानेर की एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी और परिवार वालों को बता दिया कि कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई है। महिला के मां बाप को इस पर यकीन नहीं हुआ और पुलिस को शिकायत देकर मर्डर की आशंका जताई। करीब 2 साल तक पुलिस ने इस शिकायत पर गौर नहीं किया। मां बाप पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के पास पहुंचे। डीजीपी के निर्देश के बाद पूरे मामले की नए सिरे से जांच हुई तो पता चला कि महिला की जान कोरोना ने नहीं, उसके पति ने ही ली थी। एक महिला की 2 साल पहले कोरोना के दौरान जयपुर के बगरू इलाके में मौत हो गई थी। तब उसके पति भवानी सिंह शेखावत ने परिवार को बताया कि कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई है और अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन महिला के पिता स्वपन चौधरी को शक हुआ। उन्होंने बगरू पुलिस को शिकायत देकर आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। भवानी सिंह प्रॉपर्टी कारोबारी है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। 2 साल तक स्वपन चौधरी परेशान रहे। नवंबर 2022 में उन्होंने डीजीपी उमेश मिश्रा से शिकायत की। मिश्रा ने बीकानेर पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिए। तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पत्नी के मर्डर के आरोप में पुलिस ने भवानी सिंह को शनिवार और उसके दोस्त जितेंद्र शर्मा को रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। स्वप्ना चौधरी ने सदर थाने में 4 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी का मर्डर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि झाड़ेली निवासी भवानी सिंह ने अपनी पत्नी की मौत कोरोना से बताई है, लेकिन उन्हें शक है कि बेटी की हत्या की गई है। स्वप्ना चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बेटी से टेलीफोनिक संपर्क टूट गया था। जब 4 फरवरी 2021 को भवानी सिंह का फोन लगाया तो उसने बताया कि उसकी बेटी की कोविड के बाद हालत खराब है, उसे हम हवाई रास्ते से अहमदाबाद लेकर जा रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद भवानी सिंह का फोन आता है कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके। तब हमें शक हुआ क्योंकि हमें कोई जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही थी। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि जब मामले की जांच की गई तो भवानी सिंह और उसकी मां ने मौत के अलग अलग कारण और रिकॉर्ड दिए थे। दोनों के बयानों में युवती की मौत की तारीख और घटना के संबंध में अलग अलग बात कही गई। पति भवानी का कहना था कि उसने मृतका की मां को फोन कर मौत की जानकारी दी थी। वहीं मां का कहना था कि उसके पास कोई फोन नहीं आया। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि भवानी ने फोन ही नहीं किया था। भवानी सिंह के बयान संदिग्ध लगे। पुलिस पूछताछ में भवानी सिंह ने पहले कहा कि कोरोना के कारण पत्नी की मौत हो गई थी, फिर बयान बदलते हुए कहा कि उसकी पत्नी फिसल गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई, बाद में उसकी मौत हो गई। भवानी ने बताया कि उसके सिर में चोट लगने पर अपने दोस्तों और उसकी पत्नी को बुलाया था और फिर अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने जब संबंधित अस्पताल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि भवानी अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया ही नहीं था। यहां तक कि माता पिता की अनुमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मां रूना चौधरी को 1 महीने तक गुमराह किया। अभी पुलिस पता लगा रही है कि भवानी ने कहां, कैसे और कब उसकी पत्नी की हत्या की थी। इसमें उसके दोस्त की क्या भूमिका थी। स्वप्ना चौधरी ने मोनालिसा के पति भवान सिंह शेखावत, रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत जाट और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज करवाया था। शनिवार को आरोपी भवानी सिंह को पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कर महिला की मौत से जुड़े तथ्यों का खुलासा करेगी। बीकानेर के जयपुर रोड पर रहने वाले स्वपन चौधरी ने बताया कि जयपुर रोड स्थित करोड़ों रुपयों की बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए ही भवानी सिंह ने उसकी बेटी से नजदीकियां बढ़ाकर शादी रचाई थी। वह पहले से 2 बच्चों का पिता था। सारा खेल भवानी सिंह ने एक अन्य व्यक्ति रविंद्र रामपुरिया के इशारे पर किया। सूत्रों के मुताबिक भवानी युवती के पिता की जमीन को रविंद्र रामपुरिया को बेचना चाहता था। आरोपियों ने उसकी बेटी की हत्या के लिए कई लोगों को सुपारी भी दी थी, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हुए।
जयपुर में ताई की हत्या करके 8 टुकड़े करने वाले अनुज शर्मा को पुलिस रविवार को उसके घर ले गई। पुलिस ने अनुज को पूरे घर में घुमाकर हत्या से जुड़ी जानकारी दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की। कस्टम जांच में यात्री के ट्रॉली बैग से 48,86,000 का सोना पकड़ा गया। यात्री एयर अरबिया की फ्लाइट के जरिए शारजाह से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। आरोपी एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर आया है। कस्टम अधिकारियों को मुखबिर से मिली जानकारी पर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया, यात्री अपनी ट्रॉली बैग में 872 ग्राम सोना रेडियम प्लेट में यह गोल्ड के तार के स्वरूप में लेकर आया था। प्रारंभिक पूछताछ में यात्री ने पहले खुद के पास किसी भी प्रकार का सोना होने से मना किया था। कस्टम अधिकारियों ने बैग स्कैन किया तो गोल्ड होने की पुष्टि हुई। इसके बाद कस्टम कार्यालय में सर्च के दौरान 872 ग्राम सोना प्राप्त हुआ। इस पर पैसेंजर को डिटेन कर उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तस्कर को जेल भेज दिया है। जयपुर एयरपोर्ट से गोल्ड तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 6 दिन पहले ही जयपुर एयरपोर्ट पर एक कार्रवाई के दौरान 1,95,00,000 रुपए का गोल्ड बरामद किया गया था। आरोपी तस्कर स्पीकर में 3 किलो 495 ग्राम सोना छुपा कर लाया था। अधिकारियों ने बताया कि जब सप्लायर से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने पहले मना किया, लेकिन जब स्कैनर से उसके सामान की जांच हुई तो सोना बरामद हुआ। इसके बाद तस्कर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं गुरुवार सुबह 8 बजे दूसरे ऑपरेशन में एक यात्री से अधिकारियों ने 254 ग्राम गोल्ड बिस्किट की सैप में गोल्ड बरामद किया था। इसकी बाजार कीमत 14 लाख रुपए बताई गई थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, जीत दूंगा। भी मेरा साथ दोगे? हमेशा दिन। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड। चुप रहो दहेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार देना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। आगे पहनने का मतलब समझता हूं। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजधानी भोपाल में कोलार रोड इलाके में सिटी बस में 3 युवकों ने दिन दहाड़े गुंडागर्दी की। बस को बीच रास्ते में रोककर उसमें तोड़फोड़ की और फिर कंडक्टर ड्राइवर को पीटकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया गया। जब ये वारदात हुई तब बस में 50 से ज्यादा पैसेंजर बैठे हुए थे। अचानक हमला होने से वे दहशत में आ गए। हालांकि हैरानी की बात यह है कि एजेंसी यानी कि BCLL के जिम्मेदारों ने आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस शिकायत न करते हुए समझौता कर लिया है। अब वे सोमवार को यानी कि आज FRI दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। घटना अयोध्या नगर इसरो से बैरागढ़ चिचली कजली खेड़ा के बीच चलने वाली सिटी बस में रविवार को हुई। एक्टिवा सवार 3 युवकों ने पहले कोलार रोड पर डी मार्ट के सामने से गुजर रही बस को रोका। फिर ड्राइवर अब्दुल रज्जाक और कंडक्टर राजेश अहिरवार को बुरी तरह पीटा। उन्होंने बस में लगा CCTV कैमरा भी तोड़ दिया। इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर बस को वहीं छोड़कर भाग निकले। करीब आधे घंटे तक बस बीच रोड पर ही खड़ी रही। इस दौरान बस में बैठी महिला और बच्चों को दूसरी बस में बैठाया गया। युवकों ने कंडक्टर राजेश से जो बैग छीना उसमें यात्रियों से जमा किए गए करीब 1700 रुपये थे। आरोपियों ने कैमरा भी तोड़ दिया। हालांकि रिकॉर्डिंग हार्ड डिस्क में सुरक्षित है। कंडक्टर राजेश ने बताया कि मैं पैसेंजर से किराया ले रहा था, तभी 3 युवक बस में चढ़े और मारपीट करने लगे, फिर रुपये छीनकर भाग गए। मैं इसरो से कजली खेड़ा बस ले जा रहा था। कोलार रोड पर बस खड़ी करके सवारियां बैठा रहा था, तभी 3 युवक आए जो कहने लगे कि तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी है।
मैंने समझाया कि बस ने टक्कर नहीं मारी, खड़े मवेशी से टक्कर लगी है। लेकिन युवक मुझे गालियां देने लगे। तभी पुलिस वाले आ गए। उन्होंने युवक की गाड़ी हटवाकर मुझे बस आगे ले जाने को कहा। लेकिन युवक डी मार्ट के सामने बस के आगे आ गए और वाहन रोककर मेरे और कंडक्टर राजेश के साथ मारपीट करने लगे। कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने बस में लगा कैमरा भी तोड़ दिया। तब बस सवारी सी फुल थी। अचानक हमला होने से यात्री डर गए। युवक कंडक्टर राजेश से रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। सिटी बस में दिन दहाड़े मारपीट, तोड़फोड़ और लूट की वारदात हुई। कई महिलाएं और बच्चे दहशत में आ गए। काफी देर तक सड़क भी जाम रही। फिर भी BCLL के जिम्मेवारों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जब जिम्मेवारों से बात की गई तो उनका कहना था कि युवकों के परिजन थाने पे आ गए थे, रुपये लौटा गए, समझौता हो गया है। BCLL के इस समझौते से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज मामले में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। नगर निगम में MIC मेंबर और BCLL प्रभारी मनोज राठौड़ ने बताया कि बस में कैमरे लगे हैं, इसके फुटेज निकलवाकर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जानकारी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी बस में तोड़फोड़ और ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट की ये पहली वारदात हुई है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कुछ में BCLL ने कानूनी कार्रवाई भी की है। हरियाणा के सोनीपत में आज सुबह घने कोहरे के बीच हुए हादसे में गन्नौर क्षेत्र में GT रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली करनाल जा रही GT रोड के एक हिस्से को बंद करना पड़ा। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक वाहन जाम में फंसे रहे। बाद में GT रोड की रेलिंग को तोड़कर वाहनों को सर्विस रोड से निकाला गया। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोनीपत जिला भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह सोमवार को घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सुबह 7 बजे जिले में विजिबिलिटी मुश्किल से 5 मीटर रही। ग्रामीण क्षेत्र और GT रोड पर 10:30 बजे तक कोहरा छाया रहा। शहरी क्षेत्र में भी कोहरे का असर दिखाई दिया और सुबह बच्चों को स्कूल और लोगों को काम धंधे पर जाम में परेशानी झेलनी पड़ी। 9 बजे तक विजिबिलिटी 100 मीटर तक रही। इस मौसम के पहले कोहरे में ही लोगों के हाल बेहाल हो गए। घने कोहरे का असर GT रोड पर भी दिखा। वाहन रेंग कर चल रहे थे। इस बीच गन्नौर के पास शिव गंगा ढाबे के सामने कोहरे में कुछ दिखाई न देने से एक ट्राला चालक ने अपने ट्राले को GT रोड पर रॉन्ग साइड चढ़ा दिया। इससे रोड पर आ रहा एक ट्रक उससे टकरा गया। हादसे के बाद GT रोड जाम हो गया। सूचना के बाद पुलिस और नेशनल हाईवे की टीम मौके पर पहुंची। तब तक GT रोड पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। बाद में क्रेन बुलाकर GT रोड की रेलिंग को तोड़कर जाम में फंसे वाहनों को सर्विस रोड के रास्ते निकालने का काम शुरू हुआ। आपस में टकराए दोनों ट्रालों को भी क्रेन की मदद से हटाने के प्रयास किए गए। हादसा इतनी बुरी तरह से हुआ कि 1 घंटे तक 3 क्रेनें भी ट्राले को नहीं हटा पाई। इससे दिल्ली से करनाल जाने वाली GT रोड की लाइन को पूरी तरह से बंद कर वाहनों को सर्विस लेन से गुजारना पड़ा। सोनीपत जिले में घने कोहरे के कारण कई अन्य स्थानों पर भी कुछ वाहन आपस में टकराने की खबर आई है। हालांकि GT रोड पर हुए हादसे में ट्राले के चालक और हेल्पर को गंभीर चोटें आई है। उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा है। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे के गांव पट्टी कल्याणा में सरपंच के छोटे भाई ने प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को अपने घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने गड्ढे पर पक्का फर्श भी बनवा दिया। मामले का खुलासा रविवार को उस वक्त हुआ जब आरोपी ने अपने बड़े भाई सरपंच को इस बारे में बताया, जिसके बाद सरपंच ने खुद इस बारे में पुलिस को बताया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फर्श को उखड़वाया गया। पूरे मामले की वीडियोग्राफी की गई। जमीन के भीतर से शव को बरामद किया और सिविल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक रवि, जो कि 35 साल का था, उसके बड़े भाई रजत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका छोटा भाई इको गाड़ी चलाता है। 11 दिसंबर दोपहर करीब 3 बजे वह घर से मां को कहकर गया था कि वह नई इको गाड़ी लेने के लिए जा रहा है। इसके बाद से वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। परिजनों ने गांव के ही सरपंच मुकेश पहलवान के छोटे भाई प्रवीण उर्फे पिन्ना पर भी शक जाहिर किया था, क्योंकि प्रवीण और रवि की पत्नी के अवैध संबंधों का सभी को पता था। समालखा थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि उसने 11 दिसंबर को रवि को शराब पिलाने और रुपये देने के बहाने बुलाया था। इसके बाद शराब में नशे की करीब 5 गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। जैसे ही नशा हुआ तो उस पर वजनदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
शव को ठिकाने लगाने के लिए कमरे के अंदर गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके बाद पक्का फर्श बनवा दिया। आरोपी ने यह भी खुलासा किया है कि उसके और मृतक की पत्नी के बीच करीब 5 साल से अवैध संबंध थे। 1 माह पहले ही मृतक की दोनों की संबंधों के बारे में पता लग गया था। उसने दोनों को संदिग्ध अवस्था में एक साथ भी देख लिया था। इसके बाद वह प्रवीण को ब्लैकमेल करने लगा। वह रुपये भी ले चुका था। इतना ही नहीं, इन संबंधों के बारे में सभी को बताने की धमकी भी देता था। वहीं आरोपी प्रवीण को पता था कि रवि नशे का आदी है। उसे नशे की पूर्ति के लिए रुपये की जरूरत होती है। इसी बहाने बुलाकर उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि रवि की हत्या की साजिश करीब 4 दिसंबर से पहले ही रची गई थी। इसके बाद 2 बेटियों के पिता आरोपी प्रवीण ने अपनी पत्नी को गाजियाबाद के लौनी स्थित मायके भेज दिया था। वहीं रवि की पत्नी भी पीलिया की दवाई लेने के बहाने मायके चली गई थी। 12 दिसंबर को ही वह लौटी और परिजनों के साथ मिलकर रवि को तलाशने में जुट गई। वहीं आरोपी ऐसे खुलेआम घूमने लगा जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।